हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में मैराथन क्लासेस में अगली मैराथन क्लास देखेंगे और ये मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जितनी भी क्लासेस आपको अभी तक कराई गई हैं वो आप सभी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई गई हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और वीडियोज़ को लगातार अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की डिमांड क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, a/3 यानी a/3 बराबर b/2 बराबर c/1। तो आपको जो फाइंड करना है वो है a + b + 2c अपॉन d। ये मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्न जब भी मिले तब आप इसको, यहाँ पर तीन चीज़ें बराबर में दी गई हैं देखिए, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों के बराबर में आप एक कोई चीज़ मान लें, जैसे k मान लिया गया। तो इससे क्या होगा कि a/3 भी k के बराबर है, b/2 भी k के बराबर होगा, ये भी होगा। ये आपने क्योंकि अपनी तरफ से माना है, ये तीन चीज़ें तो पहले से बराबर बताई गई थी, ये आपने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद ये किया जाएगा कि ये जो a/3 है ये भी फिर k के बराबर होगा। भाई ये b/2 है, ये बीच वाला, ये भी हम k के बराबर ले सकते हैं और इस c/1 को भी हम k के बराबर ले सकते हैं। ये तीन बातें ऐसे लिखी जा सकती है। इससे क्या रिजल्ट आएगा, a का मान निकालेंगे तो 3 इधर बटे में k के साथ गुणे में हो जाएगा। भाई 3 बटे में तो k के साथ गुणे में हो जाएगा, तो a बराबर 3k कह सकते हैं। इसी तरीके से b बराबर ये 2 उधर जाएगा तो 2k हो जाएगा। इसी तरीके से c बराबर 1k, तो 1k को हम k ही लिख देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर a b c के 3 k के रूप में मान आ गए। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर a b c 3 अलग अलग चीजें हैं, इसलिए सॉल्व नहीं हो पा सकता। लेकिन अब क्योंकि a b और c तीनों ही k के रूप में है, इसलिए ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, a की जगह पर आप 3k रख देंगे, प्लस b की जगह b का मान ये 2k रख देंगे, भाई b की जगह 2k रख देंगे और ये c के प्लेस पर यहाँ k रख देंगे। तो प्लस 2 × c है ना, 2c का मतलब 2 × c, तो 2 और c की जगह k रख सकते हैं, तो k रख देंगे। और नीचे b है अपॉन में, और b का मान तो 2k है ही, तो इसको रख दीजिए। अब देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3 2 5 2 7, ऊपर हो गया 7k, नीचे हो गया 2k। भाई 3 2 5 2 7/2, k और k कट जाएगा, 7/2 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर जो कि 7/2 लगभग 3.5, यानी 7/2 को 3.5 भी कह सकते हैं। तो ये आपका a पार्ट में आंसर हो गया। भाई 7/2 मतलब 3.5 तो कह ही सकते हैं, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। कोई भी इस रूप का प्रश्न आपको क्यों ना मिले, उसको सॉल्व करने की प्रक्रिया यही रहेगी। जैसे मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और अपनी तरफ से लेकर के करवा देता हूँ, आप इसको समझिए और करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है a/2 बराबर b/5 बराबर c/3, ऐसा दिया गया और आपसे कहा जाए 2a + b - 2c बटा 3a या केवल a। चलिए ऐसा दे दिया हमने, कहा अब इसको आप सॉल्व करिए। ये आपके सामने है एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ भी आ सकता मान। अब हम लोग इसको k मान लेंगे। अब आप देखिए उस तरीके से बार बार लिखेंगे नहीं, अब आप डायरेक्ट अप्रोच करिए। a/2 k है तो a का मान 2k हो जाएगा, b/5 भी k है तो 5 उधर गुणा हो जाएगा तो b का मान 5k हो जाएगा, c/3 k है तो ये 3 इधर होगा तो c का मान जो है 3k हो जाएगा। इस तरीके से a b c फटाक से मान आपने ले लिया और अब आप डायरेक्टली यहाँ मान रख दीजिए। भाई 2 × a की जगह कितना है 2k, तो यहाँ 2k रख दिया, प्लस b यानी 5k और -2 × c यानी कि 3k, और बटे में क्या लेना a यानी 2k। बस अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4k प्लस 5k माइनस का 3 दूनी 6k और बटे में 2k। 4 5 9 - 6 होगा तो 3k और बटे ये 2k, k से k कट जाएगा, ये 1.5 या 3/2 ही बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों को करना कोई टफ नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इसकी अप्रोचेस कर पाएंगे। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप ऐसे प्रश्नों की प्रकृति को बहुत ढंग से सीख गए होंगे और कर भी पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। कितने समय में?
आपको मालूम है साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज, वो होता है P गुणे R गुणे T बटा 100। P का मतलब होता है वहां मूलधन, दर गुणे समय बटा 100। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। अब अगर हम फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही सिंपल अप्रोचेस अपनानी होगी। कितने समय में, समय तो T है, इसको ज्ञात करना है। बोला गया 8% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है, तो 8% वार्षिक ब्याज की दर R दिया हुआ है। ये जो 8% है ये आपका R है। कितने समय में मतलब T आपको ज्ञात करना है। आगे बोला गया है दर से साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज क्या हो जाता है, यानी जो साधारण ब्याज है वो SI सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या हो जाता है मूलधन, यानी P का 2/5। मूलधन को P बोलते हैं, तो ये कितना आएगा 2P/5, यानी फिर साधारण ब्याज की जगह आप 2P/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रख दीजिए 2P/5, भाई बोला ही गया है, आपने इसको देखा कैसे ही आया है। अब यहाँ पर P है, इसको P ही रहने दे, दर 8% है 8 ही रहने दे, समय आपको ज्ञात करना है T ही रहने दीजिए बटा 100। अब इसको सरल करना बहुत ही आसान है। देखिए P इधर गुणे में इधर आएगा, बटे में होगा, या डायरेक्टली यहाँ से P से P काट दीजिए। अब आप देखिए 100 ये बटे में है तो इसके साथ इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, और बटे में 5 है ही पहले से, 5 से आप चाहें तो इसको काट लीजिए। और ये जो 8 है ऊपर गुणे में है तो ये नीचे आ जाएगा 5 के साथ बटे में, इधर केवल फिर T बचेगा। खत्म, यही आपका सॉल्व करके आंसर हो जाएगा 8 पंचे 40, और 40 को आप अगर 200 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। भाई 200 बटे आप 40 करेंगे, 1 1 0 कटा, 4 पंचे 20, तो आप देख रहे हैं T बराबर 5 वर्ष आपका आंसर हो गया बस। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 5 ईयर्स। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये सोचना है और सॉल्व करना है। तो आई थिंक आप इसको बहुत आसानी से ऐसे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये भी आपका क्वेश्चन लग गया। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, दिए गए चित्र में AB बराबर AC। देखिए चित्र में एक त्रिभुज है और यहाँ पर आपको बाहर 110 डिग्री का मान यहाँ पर दिया गया, ये A है, ये B रखा गया है, C है और इधर आपका D है। और ये कह दिया गया है कि AB और AC बराबर है, यानी कि यहाँ से जो AB है और AC ये दोनों बराबर, ये भुजाएं आपके आपस में बराबर। ठीक है, अब आपसे कहा गया है तो BAC बताइए, BAC ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो अब आपको इसमें जो नियम ध्यान रखना होता है बहुत आसानी से। पहली बात तो आप ये समझिए कि यहाँ पर क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो पहली बात यहाँ पर कोण कितना बनेगा, ये पूरा 180 होता है, आपको मालूम है। किसी भी रेखा पर ऐसे कोई भी ऐसे दो कोण बने हो, इनको आप क्या बोलते हैं, इनको एक सरल रेखा के कोण, यानी कि इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, रैखिक युग्म के कोण, और ये इनका योगफल हमेशा 180 होगा पूरा। तो ये 180 110 ये है, तो यहाँ पर 70 बचा, क्योंकि जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो ठीक है, ये पता चल गया कि ये 70 होगा। अब आपको एक नियम ये मालूम होता है कि जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण, यहाँ पर जो बनने वाले कोण है ये भी बराबर होते हैं। सपोज ये अगर 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। ये बात बिल्कुल आप जानते हैं पहले से कि अगर कोण अब कहीं भी त्रिभुज में किसी तरीके से, मान लीजिए मैं कहूँ कि ये भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर होंगे आपस में। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर अब सोचना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये 70 है और ये भुजाएं देखिए बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण भी बराबर होगा। तो ये 70 था तो ये भी 70 हो गया, 70 70। अब आपको मालूम है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के अंतर्गत 3 कोण होते हैं, तीनों का योग 180 होना चाहिए। 70 ये 140, तो यही हो गया। तो ये बचा सिर्फ 40, क्योंकि अब 180 होना चाहिए। तो आपका ये बी पार्ट में दिया गया आंसर हो गया। ऐसे ही आपको यहाँ पर अप्रोच करनी है और इसको समझना है। इन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। देखिए अब मैं एक आध क्वेश्चन और बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए इस बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अच्छा इसमें एक और रूल याद रखिए कि हमेशा ये जो बाहर वाला कोण है, आप देखिए इस कोण का और इस कोण का योगफल इसके बराबर होता है। 70 और 40 110 ही होगा। देखिए तो इस बात को आप हमेशा याद रखें कि बाह्य कोण ये जो बनता है, ये कोण हमेशा यहाँ के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। इस रूल को याद रखिए। जैसे मैं कह दूं कि ये वाला 50 है और ये वाला आपका 65 है, ठीक है, तो आपसे कहा जाए यहाँ पर कोण कितना बनेगा, तो आप ये ध्यान रखें। इस जगह मान लीजिए मैं x कर दूं, अब आपसे कहा जाए तो इसका एक तरीका तो ये होगा
कि 60 65 जोड़े, फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लगाएं, 180 से माइनस करें, यहाँ का कोण निकालें और यहाँ का कोण निकालने के बाद फिर यहाँ निकालें, तो लंबी प्रक्रिया होगी। अब अगर ये रूल हमें मालूम है कि अगर इन दोनों कोणों का योगफल ही यहाँ पर होता है, x का वही मान होगा, बाह्य कोण वही होगा जो इन दोनों का योगफल होगा, तो ये अगर रूल आपको मालूम है तो आप केवल इनको जोड़ देंगे, 6 5 11 110 115 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आपको एक ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए इस कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चंस बन सकते वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, किसी भी रूप में आपसे प्रश्न आ सकता है, दिया जा सकता है। अब इस बार मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाली भुजा को देखिए खींच देता हूँ, तब भी ये जो बाह्य कोण होगा अब यहाँ के कोणों के योगफल के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ के कोण पूछूं आपसे, तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे कैसे मिल सकता है। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर सपोज मैं मान लेता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको मान 70 डिग्री और इस जगह दे देता हूँ 130 डिग्री। अब आपसे पूछूं कि इसका मान बताइए, यहाँ क्या होगा, तो आपको ये मालूम होगा कि 70 और x जोड़ के ही इसके बराबर होगा, तो 70 ये है ही और 130 लाना है आपको, इन दोनों का योगफल 130 होना चाहिए। आपको रूल ये मालूम कि बाह्य कोण हमेशा विपरीत दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। एक कोण त्रिभुज का तो यहीं बन जा रहा है, इसी के पास ही, इससे कोई मतलब नहीं, इसको आप ध्यान नहीं देंगे। आपको ये रूल मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज में जहां भी बाह्य कोण बनता है, जैसे मैं इधर बाह्य कोण बनाता हूं, तो उसके ठीक बगल वाले कोण से मतलब आप न रखिए, बाकी के दोनों कोण जो यहां पर और यहां पर बन रहा है, इस कोण और इस कोण का योगफल हमेशा इसके बराबर होगा। ठीक, इस बात को याद रखें, यहां पर इस बात को हमेशा याद रखें, यहां बनने वाला कोण बराबर होगा इसके और इसके योगफल के। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे तो किसी भी रूप में दिया जाएगा आप कर पाएंगे। तो अब आप समझ गए कि ये 70 है, 130, 70 और x मिलके 130 होगा, तो ये वाला आपका 60 होगा, क्योंकि 7 6 13। ठीक, अपने आप ही डायरेक्ट, क्योंकि 70 और 60 मिलकर के 130 होगा। तो इस तरीके से आप फटाफट ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको रूल मालूम है तो आप इसको जरूर कर पाएंगे, भले ही वो प्रश्न किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। मान लीजिए ऐसे है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ का जो कोण होगा वो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर, बस इसके ठीक बाद वाला कोण छोड़ दीजिए त्रिभुज का, बाकी दोनों कोणों के योगफल को देख लीजिए, वो इसके योग के बराबर होगा। अब मैं यहाँ से अगर बोलता हूँ कि ये वाला x है और ये वाला 2x है, और यहाँ का आपको x और 2x बता दिया, और इस जगह का मान मैं कुछ दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ 120। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस x का मान क्या होगा, तो आपको पहले तो ये रूल मालूम है कि x और 2x का योगफल इसके बराबर होगा, तो x प्लस 2x मिल करके 120, 2x और 1x मिलके कितने x हो गए, 3x, 3x बराबर 120, तो x बराबर कितना होगा 120 बटा 3, 3 एक कम 3 चौक 12, ये हो गया 40। x का मान तो ये 40 ही हो गया, यानी यहाँ पर बनने वाला कोण 40, और ये जो 2x है तो 2 गुणे 40 करेंगे तो ये आपका 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कोण के मान आ जाएंगे। अब ऐसे में कुछ भी पूछा जाए, आई थिंक आप इस रूल को अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस रूल पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन बने आप कर सके, इसलिए आपको ये बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको बोला गया x प्लस वाई का 20%। तो इसको ऐसे लिखेंगे, x प्लस वाई और का की जगह गुणा लगाएंगे, 20%। 20% जिसके साथ प्रतिशत होता है उसके नीचे बटे में 100 आ जाता है, तो इसके नीचे हम बटे में 100 लिख देंगे। बराबर लगाए, बराबर लगाएंगे, फिर आगे लिखा है x माइनस वाई का की जगह गुणा 25%, तो 25 के नीचे बटे 100। बस इसको सॉल्व करना है और x और y का अनुपात आपका अपने आप निकल आएगा। देखिए यहाँ पर 100 बटे में उधर जाएगा तो गुणे में होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आप चाहे तो डायरेक्ट ही यहीं से काट दीजिए। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डायरेक्ट कट करते हैं या जैसे भी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, ये 20x हो जाएगा और प्लस ये 20y हो जाएगा, बराबर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25x माइनस 25y। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 20 और 25 इनको एक तरफ हम करेंगे, x एक तरफ, y एक तरफ। ठीक है, तो ये माइनस का 25y है, इधर ले आइए, तो इधर पहले से 20y को रोकिए, x वाले को देखिए हम उधर भेज देंगे, y वाले को इधर ले आएंगे, तो ये 25y इस 20y के साथ आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 25y।
ये वाला 20x इधर आएगा तो 25x के साथ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 20x। अब आप देखिए 25 और 20 आपका 45y, और यहाँ से देखिए अगर आप माइनस करेंगे तो 25x में से 20x जाएगा तो 5x। ठीक है, अब आपको मालूम है कि आपको बताना था x अनुपात y, तो x इधर ही है, y को इधर भेज दीजिए और ये 5 गुणे में इधर ले आइए, तो 5 तो 45 के नीचे बटे में आ जाएगा, कि ये गुणे में था तो इधर बटे में, और इस y को उधर ले जाएंगे तो वह x के नीचे इधर बटे में आ जाएगा। 5 एकम 5 9 45, आप देख रहे हैं 9 और नीचे 1, तो आप ये लिख सकते हैं 9/1 या फिर 9:1 इसका आंसर हो जाएगा, बस 9:1। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर 9:1 हो गया, और कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधा आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से और ये आंसर आ जाएगा। आई होप आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 9:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट अनंत तक होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। फिर क्या कहा गया, तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहां पर देखिए वर्ड है भाज्य, यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है सबसे छोटी, वो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर 1 होता है। और इनका अंतर क्या होगा, तो 4 और 1 का अंतर 3 होगा, जाहिर सी बात है, इसको डिफरेंस लेंगे माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आपका ए पार्ट में दिया गया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या सबसे छोटी क्या, अगर पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो 2 होती है, आपको मालूम है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार लगभग पूछा जाता है कई एग्जामिनेशंस में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपको दिया गया है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल, इसका मतलब इस पर वर्गमूल भी लेना है, ऐसा आपको सॉल्व करना है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बोला गया इसका वर्ग माइनस ये तो दिया ही गया, और आगे लिखा है इनका जो ये दिया है इसका भी वर्गमूल, मतलब इन पर स्क्वायर रूट लगाना है, तो हमने लगा दिया। अब देखिए ये दो चीज़ें आप देखें तो आपको एक आइडेंटिटी मालूम है, एक फॉर्मूला मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी का प्रयोग यहाँ कर दे, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 272 प्लस 128 एक ब्रैकेट में, और 272 के साथ माइनस 128 दूसरे ब्रैकेट में, और इस पे वर्गमूल है ही। बस इसी को सरल करना। ये आप जोड़ेंगे, देखिए 272 72 में 28 जोड़ेंगे 300 और एक 400, तो ये आपका 400 हो गया वर्गमूल के अंदर। बीच में दोनों ब्रैकेट के गुणा लगेगा। यहाँ पर 272 से इसको हटाइए, 12 12 में से 8 गया, 4 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 144। ठीक है, तो आपको मालूम है, अब इसका वर्गमूल करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं, आपको आसानी से मालूम है कि 400 का 20 ही हो जाएगा, गुणा लगा है, और 144 का 12 होता है। अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये 12 12 दूना 24 24 और ये 0 12 दूना 24 240 240 इसका सी पार्ट में दिया गया, जो कि आंसर हो जाएगा। बहुत ही आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को आप आराम से कर भी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसमें कहा गया एक समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस। और समचतुर्भुज कुछ ऐसे बनता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बस ये थोड़ा सा, जैसे वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं और साथ साथ में चारों कोण भी 90-90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसी को अगर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दे जैसे ये है, तो आकृति समचतुर्भुज की रोम्बस की बन जाएगी। यहाँ पर कोण 90-90 के होते हैं और यहाँ पर कोण अलग अलग होते हैं, 90-90 के नहीं होंगे। ठीक है, बाकी अब समचतुर्भुज में आप जानते हैं समचतुर्भुज की कुछ विशेषताएं आपको मालूम होनी चाहिए। पहले तो आपको ये मालूम है कि इनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसके साथ एक ये भी रूल आप ध्यान रखेंगे कि इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। पहली बात 90-90 डिग्री पर काटते हैं ये, और दूसरा ये कि ये जो विकर्ण जहां से कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो बराबर भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। यानी कि इसमें पहली बात तो हम ये लिख लेते हैं कि दोनों विकर्ण यानी डायगोनल कितने थे, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो पहले तो इन्हीं को मेंशन करें। 24 यानी ये बड़ा वाला ये दिख रहा है, देखिए छोटा वाला डायगोनल ये दिख रहा है, 24 है, तो यहां से यहां तक आधा 12 बचेगा और ये 12 बचेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं और वो भी बराबरी से। ठीक है,
तो विकर्ण एक दूसरे को बराबरी से काटते हैं, 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, ये समचतुर्भुज की विशेषता है। तो ये 12 और ये भी 12, क्योंकि 24 था तो आधा आधा बढ़ जाएगा। और ये वाला जो विकर्ण है ये आपका 10 था पूरा, तो ये 5 और 5 में बढ़ जाएगा इस तरीके से। अब आप इसको आराम से समझ सकते हैं, अगर हम इसको नाम दे दें ABCD और यहाँ बीच में कुछ O नाम दे देते हैं, तो अगर अब आपको मालूम है 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला त्रिभुज भी कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में आपको ये पता है कि अगर एक 5 है और एक आपका 12 है, तो ये सबसे बड़ी भुजा आपको यही दिख रही, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण ये है, तो आपको यही बताना है। ये जो आप निकालेंगे यही आपका AB होगा, है ना। ये जो चीज़ आप बताएंगे ये आपका AB होगा। ये पॉइंट आप मान लीजिए यहाँ पर O है। इसी त्रिभुज को हमने बाहर निकाल लिया इस तरीके से। 5, 12 और 13 होता है। पाइथागोरस प्रमेय से आपको मालूम है कि 5, 12 के साथ ट्रिपलेट 13 बनता है। जिनको मालूम हो डायरेक्ट 5, 12, 13 जानते हैं, और जिनको नहीं मालूम है वो निकाल लेंगे। तो जब एक बार ये पता चल जाएगा 13, तो ये भी 13 और ये भी 13 और ये भी 13, 13 चौके 52। इसका आंसर 52 हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, बाहरी भुजाओं का योग। तो 13, 13, 13 इनको सबको ऐड कर दिया जाएगा 13, 13, तो ये 52 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, लेकिन अब देखिए आप जिन लोगों को नहीं मालूम कि ये 13 कैसे आया, तो यहाँ पर आपको मालूम है ये चीज आपका क्या है, समकोण त्रिभुज में लंब रेखा, और ये क्या है, आधार। तो आपको मालूम है कि एक पाइथागोरस प्रमेय आप सभी ने पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप देखें कर्ण आपका ये AB है, इसको आपको ज्ञात ही करना है। लंब स्क्वायर 5 है, 5 रख दीजिए, प्लस आधार स्क्वायर 12 है, तो 12 रख के स्क्वायर कर दीजिए। 5 का वर्ग 25, 12 का 144, और ये AB स्क्वायर आपका था ही 25, 144, 169 होगा जोड़ के, और AB का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल 169 का वर्गमूल 13 ही होता है। इस तरीके से 13 आ जाएगा। और ये जब AB आपका 13 आ गया तो सब भुजाएं बराबर होती है, 13, 13, 13 चारों भुजाएं हो गई। तो इसका मतलब 13, 26 और 39 और 52 जोड़ने पर, क्योंकि परिमाप आपको बताना था, क्या बताना था, इस समचतुर्भुज का परिमाप। और परिमाप होता है बाहरी भुजाओं का योग। तो बाहरी भुजाएं क्या है, 13, 13 सब बराबर, तो इनको जोड़ देंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया यदि दो कोटिपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है। देखिए कोटिपूरक कोण जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, कोटिपूरक कोणों का योगफल सदैव 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दो कोटिपूरक कोणों का अनुपात दिया गया 2:5। आप इसको तुरंत मान लेंगे कि माना पहला कोण 2x और दूसरा कोण 3x, तो इनका योगफल 90 होगा, क्योंकि दो कोटिपूरक कोणों का योगफल हमेशा 90 होता है। बस आपको ये चीज़ मालूम हो कि इन दो कोटिपूरक कोणों को हमने जैसे अनुपात से माना कि 2x और 3x, तो इनका योगफल होना चाहिए 90। तो 5x बराबर 90, 2x 3x मतलब 5x बराबर 90। तो x बराबर 90 के नीचे बटे 5 होगा 18 आ जाएगा। 18 पंचे 90 होता है, 5 1 5 से काटेंगे तो 18 डिग्री। x का मान 18 डिग्री, तो एक 2x है, अगला 3x आपने माना है, तो 2x वाला यहाँ पर आप 2 गुणे 18 करेंगे तो 36 आ जाएगा। 3x वाला 18 3 36 होगा, सॉरी 18 3 54 होगा। अब आप देखेंगे 54 और 36 आंसर आ गया, जो कि आपका सी पार्ट में दिया गया। और इसको जोड़ के देखिए 90 भी हो रहा होगा, 6 4 10 5 3 8 1 9। तो इसका मतलब आपने सही सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये था इसको करने का कि भाई कोटिपूरक कोणों का, अब आप ऑप्शन पे जाएं और ऑप्शन से अगर देखना चाहते हैं तो देखें कि इनका योगफल कहाँ कहाँ 90 हो रहा है और कहाँ कहाँ 90 से अधिक हो रहा है। तो पहले तो ये बी पार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये 180 हो रहा है। 65 और 25 आपका 90 होगा, ठीक ये हो सकता है, और ये तो हो ही सकता है। 60 40 100 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो पहले तो दो ऑप्शन खत्म हो गए। जैसे अगर आप ऑप्शन से करते तो आपने देखा कि दो ऑप्शन हट चुके हैं। अब हमारे पास एक 25 और 65 है, तो इनका अनुपात आप देख लीजिए, और एक हमारे पास 36 और 54 है, इनका अनुपात देख लीजिए, तो 2:3 आना चाहिए। यहाँ पर अब काटते हैं, देखिए 5 से तो 50 25, 13 25 65, यहाँ 5:13 आ रहा, तो ये भी अब नहीं होगा। यहाँ से देखिए आप इसको काटते हैं तो आराम से 9 चौके 36, 9 छाक 54, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब आप देख रहे हैं ये 2:3 आ गया। तो ये डायरेक्ट इससे भी चेक कर सकते थे, और यहाँ से भी हम सी पार्ट को आंसर कर सकते थे, इस तरीके से भी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऑप्शन से जाते हैं या फिर सीधे जाते हैं, जिस भी प्रकार से। ये चीज़ें भी आप, बहुत छोटा ही पार्ट है, इसको भी कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, लेंदी नहीं होगा। ये तो मुझे आपको समझाना है, इसलिए ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, नहीं तो लिखने की ज़रूरत ही क्या है। सीधा आप डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाएगा। बिना पेन उठाए भी ये सॉल्व किया जा सकता था,
इसमें कुछ नहीं, ऐसा आपको सोचना था कि 2:3 है और योगफल हमें मालूम है कि 90 होता है, तो 2x 3x 5x बराबर 90, तो x बराबर 18, 18 दूना 36, 18 3 54, खत्म काम। सीधा सोच सकते थे, बगैर पेन कॉपी सॉल्व किए आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें बोला गया है क्यूब रूट ऑफ 9, और यहाँ से है कि 11 पर 4th रूट है, और यहाँ पर 17, और इसको करनी में 6, ये आपका 6 करनी चिन्ह पर घात है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तीनों को। अब इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस में बड़ा छोटा बताने के लिए मैंने आपको कई बार सिखाया है कि इनके करनी चिन्हों पर जो घात है, इन घातों को आप समान कर लें। करनी चिन्हों पर जो संख्या लिखी है इसको समान करें। तो इसको समान करने के लिए 3, 4 और 6 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लासा। लासा लेने की साधारण विधि भी मैंने बताई है कि 3, 4 और 6 का लासा लेने के लिए 6 को सोचिए, सबसे बड़ी संख्या उठाइए और देखिए 3 से कटेगा बिल्कुल, 4 से लेकिन नहीं कटेगा, तो 6 एलसीएम नहीं हो सकता। फिर 6 का डबल कर लीजिए 12, 12 के बारे में देखिए 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो यही एलसीएम हो जाएगा। अदरवाइज आप अपना वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि भाई 2 से किया तो 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से किया तो 2 1 कम 2, और फिर 3 से किया, इस तरीके से भी, तो 2 3 दूनी 6 दूनी 12, तब भी एलसीएम यानी लासा 12 आ गया। जैसे ही आपको एलसीएम लासा मिल जाए, 12 मिल गया, अब हमें इन करनी चिन्हों पर जो घात है, जो संख्याएं हैं, इनको 12 करना है। तो यहाँ पर 12 करने के लिए 9 के बाहर 3 है, इसको 4 से गुणा करना होगा, और जितने से गुणा करेंगे उतनी ही अंदर की संख्या पर घात लगा दीजिए। 4 से आपने गुणा किया तो 9 पर 4 घात लगा दीजिए, ये रूल है, आप ध्यान रखें। 4 को 12 बनाएंगे तो 3 से करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, 11 पर ये जो 3 से गुणा किया इसको घात में भी लिख देंगे। इसी तरीके से 17, यहाँ पर 6 है, 12 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 17 पर 2 घात लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सब जगह 12 हो जाएगा, करनी चिन्हों के बाहर तो सब जगह 12 हो ही गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अंदर की संख्याओं को देखिए, 17 गुणे 17 का वर्ग 289 होता है, 11 का क्यूब 13 31 होता है। जिनको याद है आपको 1 से 20 तक या 15 तक, 1 से 20 तक घन, और 1 से 30 तक या 35 तक 40 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, जितना भी याद हो जाए। अब आप देखिए यहाँ 9 गुणे 9 गुणे 9 4 बार, इसी को थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा बस। तो 9 9 81, 9 9 81, या फिर आप देखें तो 81 को 9 से गुणा करते हैं तो हो जाता है 729, और इसको भी 9 से कर दीजिए तो 9 9 81 के 1, 8 9 8 9 दूनी 18, 18 8 26 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 7 63, 63 2 65, तो 65 61, ये आपका देखिए हो गया। अब आप इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या देखिए, क्योंकि करनी का चिन्ह सब जगह समान है, 12 आ चुका है, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी मानी जाएगी, जो सबसे छोटी दिखेगी वो छोटी मानी जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या यही दिख रही है, और ये किसका बदला हुआ रूप था, इसी का बदला हुआ रूप था। तो क्यूब रूट ऑफ 9 सबसे बड़ा होगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया। बस सिंपली आप इसको समझ चुके होंगे, आपको बस इन मेथड्स को ध्यान देना है, जो कुछ आपको बताया जाता है वो तरीका आप ध्यान रखिए, बस आप आराम से इन प्रश्नों को कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कोई भी प्रश्न आपको दिया जाए छोटा बड़ा तो आप इसको कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने मैराथन क्लासेस में इसको अच्छे से समझाया है, और चैप्टर वाइज क्रम में भी इसको अलग से समझाया है, रूल्स समझाए हैं। जिन लोगों को जो भी चैप्टर समझ में ना आ रहे हो वो लोग चैप्टर वाइज सीरीज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने हर एक चैप्टर, एक एक चैप्टर को पढ़ाया है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी वहां पर समझाए, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहां पर डील किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कुछ संख्याएं दी गई और इनका बहुलक यानी कि मोड पूछा गया। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड। ये आपको बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो आप बहुलक देखिए, ऐसी संख्याओं में बहुत आसान होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई वही बहुलक होती है। तो सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आई, देखिए 6 अगर देखें तो 1 2 3 4 बार, 2 को देखें तो 1 2 ही बार, 3 को देखें तो 1 2 3 बार। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर 6 ही दिखाई पड़ रहा है कि 6 सर्वाधिक बार आया है 4 बार, तो 6 सबसे अधिक बार आया है, इसलिए इसका जो बहुलक हुआ 6 हो जाएगा, यानी मोड इसका 6 हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए चित्र में x क्या होगा। देखिए चित्र को एक बार यहाँ पर बना लेते हैं समझने के लिए विस्तार से, और इसको फिर अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 60 दिया गया है, और इस जगह पर आपका x दिया गया है, यहाँ पर आपका 80 दिया गया है, इस जगह पर आपका थीटा लिखा हुआ, और ये आपको इधर बढ़ाया गया, 2 रेखाएं यहाँ L और M बताया गया, और ये बोला गया कि L समांतर है M के, L और M पैरेलल है,
ये चीज़ यहाँ पर नोट नहीं की गई है, बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ बढ़ा लीजिए, एल और एम समांतर है, ये चीज़ दिया है प्रश्न में कि एल और एम रेखा समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब आप देखिए ऐसे केस में आप इसको कैसे डील करेंगे, एक्स कैसे सॉल्व होगा। आपको सॉल्व करने के लिए दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा, आपने ये रूल अच्छे से पढ़े हैं कि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इनमें संगत कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ये सब बनते हैं। आपको पहचान मैंने सिखाई है। तो अल्टरनेट कहाँ बनते हैं, जो एंगल यहाँ पर बनता है वही इधर भी बनता है, इसको अल्टरनेट कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो एंगल आपका इस तरफ बनेगा वो इधर बनेगा, ये भी अल्टरनेट, और ये बराबर भी होते हैं, जितना ये होगा उतना ये 120 है तो ये भी 120, अगर ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। ये सब पहचान होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर चैप्टर में समझाया है अच्छे से, और आप इसको जानते भी हैं। ये कोण एकांतर कोण होते हैं। तो इस बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये अगर 60 है तो यहाँ भी 60 होगा, तो ये तो पता चल गया, चलो 60। अब एक त्रिभुज में दो कोण आपको मिल चुके हैं कि ये 60 है और ये भी 60 था, 60 हो गया, और 80 है तो x अपने आप निकल आएगा। भाई तीनों कोणों का, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 80 ये हो गया, 60 ये हो गया, 8 6 14 140 हो गया, तो ये बचा वाला 40 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। ये चीज़ आपको पता चल चुकी है। यहाँ पर सी पार्ट में 140 हो जाएगा, ताकि अब आपको इसको इसी तरीके से समझना था। अगर आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा कि इनको किन कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाए। आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से सीखे रहिए और उनको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। बस आप इनको, ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। कभी भी ऐसा प्रश्न कुछ भी बने तो आप इसको आराम से डील कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से है प्रश्न। मान लीजिए अब मैं आपको एक प्रश्न और बना देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर एक कोण दे देता हूँ, इस तरफ आपको इसका मान दे देता हूँ 50, ठीक है। ये आपका 50 हो गया, ठीक। इस जगह पर आपको कोण का मान दे देता हूं, यहां पर आपका कोण हो जाएगा x। ये आपको x इस बार यहां दे दिया, यहां पर मैं आपको दे देता हूं थीटा, ठीक है। और इस जगह पर एक मिनट, यहां पर आपका, हाँ ये आपका x है, इस जगह पर आपको मैं 60 दे देता हूं। अब आप देखिए, आपसे कहा जाए कि आप x का मान बताइए, तो x का मान आप कैसे बताएंगे। देखिए यहाँ पर 60 है, ये 50 है, तो ये वाला भी अपने आप 50 हो जाएगा, ये आप 50 ले लीजिए। अब 60 और 50 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। और ये तीन कोण त्रिभुज के बन रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तीनों का योगफल 180 होता है। 6 5 11 110 ये हो गया, तो ये अपने आप 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी ऐसे ट्रायंगल में बन सकते हैं, कभी किसी भी रूप में ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं, इनको अच्छे से समझिए, देखिए और सीखिए। देखिए इसमें बोला गया चित्र में x का मान होगा जहां BO तथा CO, जहां पर BO और CO क्रमशः कोण CBD मतलब ये वाला कोण जो बन रहा है, देखिए CBD, और कोण BCE मतलब BCE यहाँ के, ये क्या है, इन कोणों के समद्विभाजक है, बाइसेक्टर्स है। इसका मतलब जितना ये जो रेखा है इन दोनों को बराबर बराबर कोणों को बांट रही है, ठीक है। ये बात आपको बता दी गई है, समद्विभाजक है। तो ऐसे केस में आपको x का मान क्या होगा, x यहाँ पर था, इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर x था, तो इसमें x का मान क्या होगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको ढंग से समझिए और इसको अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको रूल पहले पता होना चाहिए कि इसमें क्या रूल अप्लाई होता है। देखिए यहाँ से अगर ऐसा कोई त्रिभुज है और इसको बाहरी रेखा ऐसे बढ़ा दी जाए तो यहाँ जो कोण बनता है पूरा, अगर इसकी समद्विभाजक यानी बराबर बराबर बांटने वाली रेखाएं खींची जाए और यहाँ पर कोई कोण का निर्माण हो रहा है, जैसे यहाँ O नाम दिया गया, तो इसमें खास बात ये होती है, ध्यान रखें, जैसे इसी फिगर को हम ले लेते हैं ABC और यहाँ पर आपका D और E लिया गया है, ठीक है। तो इसमें खास बात ये होती है कि जो यहाँ पर कोण बनता है BOC, ये कोण BOC जो बन रहा है, ये समद्विभाजक रेखाओं से जो कोण बन रहा है, ये कोण BOC यहाँ का हमेशा क्या होता है, 90
यहां पर ध्यान रखें 90 माइनस हाफ एंगल ए के बराबर होता है। इसका मतलब जो कोण यहां बनेगा, ठीक है, उसके आधे हाफ एंगल है। ये सूत्र आप प्रयोग करना ध्यान दीजिए। अब देखिए इस सूत्र का प्रयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाएगा। कोण BOC आपको दिया गया है, वहां पर फिगर में देखिए यहाँ 60 डिग्री, तो हम BOC की जगह 60 रख देंगे। अब रूल है 90 माइनस हाफ एंगल ए, ठीक, एंगल ए ही जो है उसको x लिया गया है, यहाँ पर इसी को x लिया गया है, ठीक, तो हम यहाँ पर चाहे तो x रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, हाफ, ये जो x है इसको इधर ही रख के इसको इधर ले आएंगे तो 60 माइनस 90 हो जाएगा, इधर माइनस का हाफ एंगल x। 60 में 90 माइनस होगा तो माइनस का 30 बचेगा, वैसे घटेगा तो 90 में से ही 60, लेकिन 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा माइनस का, और इधर माइनस का 1/2x, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 बटे में है, इसके साथ गुणे में हो जाएगा, तो x बराबर 60 ही आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 30 दूने 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर तो 60 ही हो गया, ए पार्ट में इसका आंसर हो गया, ठीक। इस बात को याद रखें, और ये प्रश्न और कैसे कैसे रूप में आपके सामने आ सकता है इसको आप समझ लीजिए। इन सारे प्रश्नों को भी समझ, ये प्रश्न तो आपका लग गया, इन रूल को आप अच्छे से समझ लीजिए और किन किन रूपों में आ सकता है। देखिए यही प्रश्न आपका ऐसे भी आ सकता था कि कोई सीधे सीधे डायरेक्टली ये समद्विभाजक बताया गया होता, यहाँ पर कोण बन ही रहा है, जैसे हमने BOC यहाँ पर रखा था, तो ABCDE कुछ भी ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि ऐसा होता कि यहाँ पर आपको कोण कोई दे दिया गया होता, ठीक है, और BOC पूछ लिया जाता। जैसे यहाँ पर मैं आपसे बोल देता कि ये 40 डिग्री, तो BOC कितना होगा। तो आपको ये रूल पता है कि कोण BOC क्या होता है, 90 माइनस हाफ एंगल ए, हाफ कोण ए। ये आपको रूल इतना मालूम है कि जो BOC यहाँ बनेगा कोण, वो 90 में माइनस करना है यहां पर बनने वाले कोण के आधा, यानी हाफ एंगल ए। तो इसको देखिए 90 माइनस हाफ एंगल ए की वैल्यू है 40, तो यहां रख दीजिए 40, 40 को इसको काटिए 20, अब 90 में 20 जाएगा तो 70 आ जाएगा आंसर। तो यहां का आंसर आ गया 70। तो ऐसे भी आपका ये प्रश्न इस तरीके से आपके सामने आ सकता है, ठीक है, कोई संख्यात्मक रूप में। लेकिन आपको ये रूल मालूम होना चाहिए। ये रूल 2 तरीके से होता है। एक तो फिगर जब ऐसा होगा जो आपके सामने है, तो कोण BOC होता है 90 माइनस हाफ एंगल ए, और एक आपका यही फिगर ट्रायंगल इस तरीके से होगा, ये ABC आपका है, यहाँ पर ये वाले जो कोण है इनका अर्धक अंदर की तरफ हो। यहाँ देखिए बाहर की तरफ अर्धक है ये वाले कोणों का, अब की बार मैं अंदर की तरफ अर्धक खींचूंगा, ये और ये ऐसे कोण, और यहाँ पर बताया जाएगा कि ये जो B, यहाँ पर मैं O ले लेता हूँ, BO और CO ये आपके अर्धक है, इन कोणों को आधा आधा बराबर से बांट रहे हैं। जैसे यहाँ पर जितना भी कोण होगा उसको बराबर बराबर दोनों तरफ बांटेंगे। अगर ऐसा प्रश्न आपको बनता है तो ये वाला कोण जो होगा और इस कोण में संबंध क्या होगा, यहां से भी BOC कोण देखिए बन रहा है, BOC ये वाला कोण देखिए बन रहा है BOC, ये होगा 90 प्लस हाफ एंगल ए। यहां से ये रूल याद रखिए, यानी दोनों ही केसेस को आप पहचानेंगे। त्रिभुज में अंदर की तरफ बाइसेक्टर्स, ठीक, एंगल बाइसेक्टर्स, यानी कि कोणार्धक खींचे जाए, कोणों के अर्धक खींचे जाए अंदर की तरफ जहां मिलते हैं। इस कोण और इस कोण में क्या संबंध होता है, कोण BOC बराबर 90 प्लस हाफ है। अब इसी को अगर हम देखें, यहां पर आपको कोई, मैं इसमें डिजिट डेटा दे करके समझाता हूं। यहां पर सपोज आपका 50 डिग्री हो, तो ये BOC कितना होगा। आपको केवल ये कोण दिया जाए और कहा जाए BOC बताइए, तो आपको मालूम है 90 में प्लस होगा इसका आधा, हाफ एंगल ए। भाई यहाँ पर मान रखेंगे, देखिए तो हाफ और एंगल ए दिया गया 50, तो यहाँ रख देंगे 50, 50 का आधा कट के कितना है 25, तो 90 में 25 आपको बस केवल जोड़ना है, 90 में 25 जोड़ेंगे तो 115 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो 115 डिग्री ये आपका हो गया ऐसे केस में। तो ये सब रूल अगर आपको मालूम है तो आप बहुत ही आराम से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप इनको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे या कैसे डील किए जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 रूपों में इस पर भी प्रश्न आ सकता है कभी भी। दोनों रूप आपको अच्छे से समझा दिए गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें क्या बोला गया। निम्न चित्र में S और T क्रमशः PQ और PR के मध्य बिंदु है। देखिए PQ
पी आर, इसके ये एस और टी जो बिंदु है ये मध्य बिंदु है, ठीक है, तब एस टी होगा, एस टी यानी ये वाली रेखा जो आपको दी गई है ये वाली क्या होगी, ठीक है। तो इसमें आपको रूल मैं समझा चुका हूं, फिर से आज रिवाइज करा देता हूं। देखिए किसी भी त्रिभुज में अगर आपको मध्य बिंदु दिए जाए, जैसे इन्होंने पी क्यू आर त्रिभुज का नाम दिया और मध्य बिंदुओं को बताया कि पी क्यू का मध्य बिंदु एस है और पी आर का मध्य बिंदु टी है, तो अगर ऐसा हो तो इनको जोड़ने पर एक तो रूल ये होता है कि एस टी समांतर होता है हमेशा क्यू आर के, ये याद रखें। ये भी ऑप्शन में पूछा सकता है कि अगर ये मध्य बिंदु है तो फिर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, पहली बात एस टी और क्यू आर। दूसरा, इसमें एक रिजल्ट, एक परिणाम आता है सामने, उसको भी आपको याद रखना है कि हमेशा जो एस टी होगा वो आधा होगा क्यू आर का, वो 1/2 होगा पूरे क्यू आर का, इसको याद रखें। इसका सीधा मतलब ये, अगर क्यू आर मैं 10 देता हूं तो ये 5 हो जाएगा आधा, अगर मैं कहूं कि क्यू आर 12 है तो इसका आधा ये हो जाएगा एस टी 6, ठीक। तो इसी तरीके से यहां पर इन्होंने दिया था 11, तो अगर ये 11 है तो एस टी इसका आधा हो जाएगा 5.5, 11 का आधा क्या होता है 5.5, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 5.5 सी पार्ट में दिया गया है, आपको इसको समझना होगा। अब इसमें किसी भी रूप में ऐसे प्रश्न आ जाए, बनाने को ये कुछ भी बोल सकते हैं। मान लीजिए इस बार मैं यहाँ और यहाँ मध्य बिंदु ले लेता हूँ, तो इसको जोड़ेंगे इन दो भुजाओं की, यहाँ पर मैं त्रिभुज का नाम ए बी सी कर देता हूँ और ये बोल देता हूँ कि ए बी का मध्य बिंदु ये आपका डी है और एस बी सी का मध्य बिंदु आपका ई है। इस तरीके से डायग्राम बना दिया और मैंने कहा कि यहाँ पर आपका 4 सेंटीमीटर है डी ई, तो ए सी बताओ, तो 4 का ये डबल होगा 8। बस आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, हमेशा जो मध्य बिंदु वाली रेखा होती है वो दूसरे वाली रेखा, सामने वाली रेखा खंड से आधी होती है, तो यहाँ 4 था तो ये 8 रहा होगा, तभी तो ये आधा होगा भाई। अगर ये 4 है तो ये 8 रहा होगा, या अगर उल्टा बोला जाए यहाँ 8 दिया जाए तो आप इसको आधा कर देंगे 4 होगा। तो आपको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, कैसे भी आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है, आपको ये पहचान होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, बाकी आप इसको बहुत आसानी से अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आई होप आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए 1-2 प्रश्न और करते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके सामने 2 प्रश्न और लिखे हैं, देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे। निम्न चित्र में x का मान बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको एक चित्र दिया गया जिसमें x का मान बताना है और आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल के सभी भुजाओं को बाहर बढ़ाया गया है और इसमें कोण बन रहे हैं, सब बाहर ही कोण बन रहे हैं, बाह्य कोण बन रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए अगर कोई त्रिभुज है, कुछ भी नाम हो, नाम से कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पर ABCD लिखा है, ABC लिखा है, हम क्या करें, इसको हमने बढ़ा दिया तो यहाँ देखिए एक बाह्य कोण बना है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ऊपर बढ़ा दिया, यहाँ पर दूसरा बाह्य कोण बना और इसी तरीके से इसको बढ़ा, सॉरी ये वाला नहीं, कोई भी, ये देखिए ऐसे बढ़ा दी, यहाँ एक बाह्य कोण बना, तो ये 3 बाह्य कोण आपको बनते दिख रहे हैं, बाहरी कोण। तो अगर भाई इसका अंतः कोण ये था, इसका बाहरी कोण ये हो गया, ये अंदर वाला कोण था, इसका बाहरी कोण ये हो गया, ये अंदर वाला कोण था, इसका बाहरी कोण ये हो गया। अगर ये बाह्य कोण बनते हैं तो याद रखिए रूल ये होता है, आप इसको मैं समझने के लिए ऐसे बता देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ y लिख देते हैं, यहाँ z लिख देते हैं, 3 एंगल आपको बन रहे हैं बाहर अलग अलग, तो x + y + z ये तीनों का योग हमेशा 360 होगा। यानी इस प्रकार के क्रम में त्रिभुज में बने बाह्य कोण, बाहरी कोण, एक्सटर्नल एंगल्स जो हैं, इनका सम 360 होता है, यानी इनका योगफल 360 होता है। ये तो हो गया रूल। अब आप देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग अगर वहां पर देखें तो इस जगह पर आपका बना हुआ है कोण कितना, 120, इस जगह पर कोण बना हुआ है 140 अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, दिस क्वेश्चन। यहां पर आपको क्वेश्चन फाइंड करना है x। तो अब आपको ये मालूम है कि ये जो x है और यहाँ पर आपका 120 और ये दूसरा 140, इन सब को जोड़ने पर 360 होगा। तो 120 और 140 260 हुआ, तो ये बचा 100 हो जाएगा आंसर, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 360 होना चाहिए। अब आप यहाँ से निकालें तो निकाल भी सकते हैं, ये आपका हो गया 260, इधर है 360, 260 प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 360 में 260 माइनस होगा तो 100 आ जाएगा, 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप इसका सी पार्ट यहाँ पर C100 होगा, कैसे आप आया आप समझ गए होंगे। तो मुझे आशा है कि आप इन सभी नियमों को बहुत अच्छे से भली भांति समझ रहे हैं और एक एक रूल के कॉन्सेप्ट को ढंग से सीख रहे होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के। देखिए जब भी ऐसी आकृतियां मिलती हैं, दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही होती है, तो आपको सारे रूल मालूम है कि अगर मैं बोलूं यहाँ का जो कोण है और यहाँ का कोण है, इसमें संबंध क्या होगा, तो आप जानते हैं ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर 2x इसमें दिया गया है, तो इस जगह पर भी 2x हो जाएगा। और इधर देखिए पहले से इस तरफ आपको दिया गया 4x + 12। अब आपको एक चीज और मालूम है ऐसे में कि जो ये तिर्यक रेखा होती है, यहाँ पर बना ये पूरा कोण, दोनों कोण ये जो बनते हैं इनका योगफल 180 होता है। ठीक है, तो ये 180 होगा, तो इसका मतलब ये दोनों कोणों का योग 180 होगा। इसका मतलब 4x + 12 ये, और प्लस में इसके साथ ही 2x मिल करके 180 होगा। अब आपको ये 4 2 6x हो जाएगा, + 12 बराबर 180 डिग्री। 12 उधर माइनस हो जाएगा, 6x 180 में 12 माइनस हो जाएगा। 180 में 12 माइनस होगा तो कितना आएगा, 10 माइनस होगा 70 आएगा, 168 आ जाएगा। 168 इधर 6x बराबर, तो x बराबर कितना आएगा, 168/6। 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 बचा, 6 × 48। ठीक है, यहाँ पर 28 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे 6 दूनी 12, 4 बचा 48, 6 × 48। ठीक है, 28 डिग्री जो कि सी पार्ट में दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा। x का मान ही पूछा गया था और x का मान आपका आ चुका है। आई होप आप इन सभी प्रश्नों को बहुत ढंग से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पर बना कोण इस कोण के बराबर होता है। इनको संगत कोण कहते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल होते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर रैखिक युग्म के कोण होते हैं जिनका योगफल 180 होता है, इसलिए इसका योगफल 180 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप लोग शेयर करें, लगातार वीडियोस को शेयर करते रहें, फ्रेंड्स को जोड़ते रहें। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई होगी, और सारी चीज़ों को अगेन एंड अगेन वॉच करिए, देखिए। जिन लोगों को जिन चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो वो चैप्टर वो लोग तैयार कर लें, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपने चैप्टर प्रिपेयर करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए और खूब वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।